नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। शराब घोटाले पर ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई है। उसमें ईडी की तरफ से कहा गया है कि विजय नायर ने फेस टाइम वीडियो कॉल कराया है। ये भी कहा जा रहा है इसमें कि समीर महेंद्रू और अरविंद केजरीवाल के बीच बात कराई गई। अरविंद केजरीवाल ने महेंद्रू से कहा कि विजय हमारा आदमी है। तो आम आदमी पार्टी नेताओं की ओर से विजय नायर ने साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए लिए, ये इस चार्जशीट में कहा गया है। ईडी की तरफ से गोवा चुनाव में हुआ कैश का इस्तेमाल। ईडी के आरोपों में सच्चाई नहीं है। अब आम आदमी पार्टी ने कहा है, उनका ये सफाई में ये कहना है, समीर महेंद्रू ने जबरन बयान दिलवाने का आरोप लगाया है और महेंद्रू ने कोर्ट में इस पूरे मामले पर अर्जी अपनी दाखिल कर रखी है। आइए सुनते कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से इन आरोपों को खारिज किया है। ईडी की कितनी चार्जशीट, अभी तक 5000 चार्जशीट फाइल की होंगी ईडी ने अपने पूरे इस सरकार के कार्यकाल में। उसमें से कितने लोगों को सजा हुई? ईडी की सारे केस फर्जी हैं। ईडी के केस केवल सरकारें गिराने और सरकारें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ईडी के केसेस, ईडी जो है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए थोड़ी केस करती है। ईडी तो केवल एमएलए, इन लोगों की सरकारों को एमएलए खरीदने के लिए, एमएलए तोड़ने के लिए, सरकारें बनाने के लिए, सरकारें गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ईडी की चार्जशीट एक पूरा फिक्शन है। और इस पर मनोज तिवारी बीजेपी के नेता का क्या कहना है, ये सुनते हैं। एक और बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, जैसा कि मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है। लीकर स्कैम में लीकर माफियाओं के द्वारा 100 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल जी के कहने से उनके कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर के मार्फत गोवा चुनाव के लिए दिया गया। 100 करोड़ रुपए लीकर माफियाओं के द्वारा, और उसके लिए विधिवत फेस टाइम वीडियो अरेंज किया गया। अरविंद केजरीवाल ने फेस टाइम वीडियो पे लीकर माफिया से कहा कि 100 करोड़ रुपया विजय नायर को दिया जाए। ये चेहरा है आम आदमी पार्टी के साथ साथ अब अरविंद केजरीवाल जी का भी। और आइए इस पर अधिक जानकारी के लिए चलते अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास। मुकेश, ये पूरा मामला क्या है, कितने गंभीर माना जाए इन आरोपों को? देखिए, आरोप काफी गंभीर हैं, क्योंकि जो ईडी है उसने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा गया है कि विजय नायर, जो कि अरविंद केजरीवाल की काफी करीबी हैं, उनके जरिए जो साउथ इंडिया की लिकर लॉबी है उससे करीब 100 करोड़ रुपए लिए गए और बाद में इस पैसे को गोवा चुनाव में लगा दिया गया और ये पैसे विजय नायर के जरिए लिए गए। और इसमें ये भी इसमें आरोप है चार्जशीट में कि समीर महेंद्रू ने एक फेस वीडियो कॉल कराई जिसमें अरविंद केजरीवाल खुद शामिल थे और उन्होंने कहा कि विजय नायर उनके बहुत करीबी हैं। तो इस तरह से ये बड़ा एलिगेशन है कि 100 करोड़ रुपए लिए गए और उसको गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। इसके साथ में जो कोर्ट में चार्जशीट पेश हुई है उसमें अब कोर्ट इस चार्जशीट पर 23 फरवरी को संज्ञान लेगा और उसके बाद इस मामले का ट्रायल शुरू होगा। इसमें जो विजय नायर हैं, समीर महेंद्रू हैं, इन सभी को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और इस मामले की जांच चल रही है। इसके पहले ईडी ने एक और चार्जशीट पेश की थी और आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की है जिसमें इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि अभी तक ना तो ईडी ने और ना ही सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम, जो इस केस में मुख्य आरोपी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया है और ना ही जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है। हालांकि चार्जशीट में उनका नाम जरूर है, लेकिन अब इन आरोपों को कोर्ट कितनी गंभीरता से लेता है और ईडी ट्रायल के दौरान जो आरोप हैं उनको लेकर किस तरह के सबूत पेश कर पाती है, ये देखना होगा और उसके बाद कोर्ट इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेगा, ये भी देखना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश इस जानकारी के लिए। तो इस पर हमारे साथ आपको बता दें, परविंदर सिंह सेठी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी के करीबी माने जाते हैं। परविंदर जी, बहुत महत्वपूर्ण ये अहम समय है, गंभीर समय है, क्योंकि अब पहले तो उप मुख्यमंत्री का नाम सामने आता था, लेकिन इसमें तो अब सीधे मुख्यमंत्री का नाम सामने लिया जा रहा है चार्जशीट में। देखिए, ये जो अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी सफाई इसमें दे दी है कि ईडी ने 5000 चार्जशीट फाइल करी हैं, उनमें वो सरकारों को गिराने के लिए, एमएलए को खरीदने के लिए, एमपी को खरीदने के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं उनका मिसयूज करते हैं।
अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सच्चाई छुपनी नहीं है, आज नहीं तो कल सामने आएगी आएगी। लेकिन उस जो समीर महेंद्रू हैं उन्होंने भी कहा है कि मेरे से जबरदस्ती इस तरह की बयानबाजी कराई गई है, तो ये सच्चाई तो सामने आएगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है जो इन संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज कर रही है, और इसके लिए पूरा देश शर्मिंदा है, क्योंकि लगातार कभी मनीष सिसोदिया जी के ऊपर आरोप लगते हैं, कभी किसी के ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया अभी तक। और ये पार्टी को डिफेम करने की बहुत बड़ी साजिश है, और ये सच्चाई तो देखिए छुपनी नहीं है, आज सामने आए, 2 महीने बाद सामने आए, साल बाद सामने आए, सच्चाई तो सामने आनी ही आनी है। परमिंदर जी, जैसे कहा जा रहा है सरकार कह रही है सबूत है, ईडी कह रही है सबूत है, तो ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी के पास भी, आप लोगों की तरफ से भी क्या कुछ सबूत हैं इस पूरे मामले में, और लीगली आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने अपना बयान दे दिया, उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया कि ये फर्जी आरोप है, इसके अंदर कोई तथ्य नहीं है, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ पार्टी को डिफेम करने की साजिश है, और जो समीर महेंद्रू है उनसे जबरदस्ती ये बयानबाजी करी गई है। और जब कोर्ट के अंदर आएगा तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है महेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी। सेठी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल ये इस समय की अहम खबर रही है। आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। बजट से जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं और अपने देश से जुड़ी हुई खबरें हैं कि देश की जेलों के हाल तो बहुत बुरे ही हैं। उनमें बंद विचाराधीन कैदियों की हालत और ख़राब है, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर ऐसे कैदी हैं जो इतने गरीब हैं कि अपनी ज़मानत के पैसे तक नहीं चुका पाते, लेकिन अब उनके हालात सुधरने की कुछ उम्मीद जगी है। ये नज़ारा बिहार की राजधानी पटना की जेल का है। जेल में बंद अपनों से मुलाकात के लिए देश की हर जेल के बाहर रोज यही तस्वीर देखने को मिल जाती है। लेकिन देश की जेलों में हजारों ऐसे कैदी भी हैं जिनके पास जमानत या जुर्माना भरने के पैसे नहीं, ना ही उनकी कोई सुनता है। हम अंडा बेचते हैं सर, हम लोग अपने ही गरीब है सर। हम लोग भाई हमारा घूम रहा था, चरमोहानी है सर जी, उसी चरमोहानी के पास 10-12 को लेकर बैठे रहता है, 2 दुकान है, उसी जगह अबकारी वाला 4 गाड़ी गए, बस दारू पी ले है, बस बलजोरी बैठा के लगा चला गया 15 बगीचा गया। हम लोग गए कि सर नहीं पी लेते, कि जाता है कि नहीं जाता है, भागो यहाँ से। भगा के सवेरे पहर चलान हो गया, गांधी मैदान लेके आए। गांधी मैदान हम लोग कहे कि नहीं, बेचने वाला में नाम सर जी दे दी। देश भर की जेलें अपनी क्षमता से ज्यादा कैदियों का बोझ ढो रही हैं। देश में कुल 1306 जेल हैं। इनमें 5,87,891 लोग बंद हैं, जबकि इनकी क्षमता करीब 4,85,000 है। अकेले यूपी में 1,15,000 जबकि बिहार में 64,000 कैदी बंद हैं। इनमें से 70% कैदी विचाराधीन हैं। केंद्र सरकार का अलग फंड बनाने का जो कदम है वो निश्चित ही जेल में बंद कैदियों के काम आएगा, जो अपनी वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और अपना जुर्माना नहीं भर सकते, और जिनके मित्र और रिश्तेदार उनके साथ नहीं खड़े होते। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी गरीब और लाचार लोगों के लिए कदम उठाते हुए जमानत के नियमों पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की है। दरअसल न्यायपालिका और सरकार ने ये मुहिम संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्मिक भाषण के बाद शुरू की है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। अब जानते हैं वहाँ के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या धोखा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल और खत्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि देश के किसी भी नागरिक को जमानत या जुर्माना ना भर सकने पर जेल में कैद होकर नहीं रहना पड़ेगा।
ये वो तबका जिस पर कभी किसी की तवज्जो नहीं गई, लेकिन राष्ट्रपति की भावुक अपील के बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों झकझोर गए हैं और अब ये फैसला ऐसे लोगों के लिए एक नई आस लेकर आया है। पटना से मनीष कुमार के साथ दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और आइए देश की बात में अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। सरकार गरीबों के लिए मुफ्त राशन का खूब ढिंडोरा पीट रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में पहले धान और अब गेहूं में रेत मिलाने का वीडियो सामने आया है। सतना जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं में रामपुर बघेलान क्षेत्र के बांधा गांव स्थित साइलों में वजन बढ़ाने के लिए धूल, मिट्टी, रेत मिलाई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने साइलो बैग मैनेजर समेत आधा दर्जन लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। ये ट्रैक्टर है, इसमें रेत है, ये गेहूं है और यहाँ मिलावट हो रही है। सतना के रामपुर बघेलन तहसील के बांधा गांव में साइलो है, जहां समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं का भंडारण किया गया था। यहाँ गेहूं में रेत और मिट्टी मिलाकर उसका वजन बढ़ाने का खेल चल रहा था। साइलो बैग में बतौर ऑपरेटर काम करने वाले आयुष पांडे को जब बर्खास्त किया गया तो उसने ही ये वीडियो वायरल किया। वहीं कंपनी के मैनेजर ने कहा उनके यहाँ मिलावट नहीं होती। बैग खोलने के बाद इसमें 30 कुंटल 40 कुंटल मिट्टी पर डे डाली जाती है। पर डे? जी, पर डे, हर एक बैग में। तुम क्या थे यहाँ पे स्टाफ? मैं स्टाफ में था सर, कंप्यूटर ऑपरेटर था। सर मैं बॉर में किया था ना सर, 2 बार 3 बार अधिकारी से बोला, मैं कंपनी के ऊपर अधिकारी से बात किया, वो बोले 10 दिन का टाइम दो, मैं एक्शन लूंगा। अब वो 10 दिन बाद फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं। जो भी काम हो रहा है पूरा एफसीक्यू के आधार पे हम ले रहे हैं, लेकिन वही एफसीक्यू के आधार पे एफसीआई को वापस रिटर्न परिधान कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पिछले यहाँ से 3 महीने से काम चल रहा है, लगभग हमने 2,90,000 क्विंटल दे दिया। आज तक कभी कोई ऐसी शिकायत आई नहीं, लेकिन हो सकता है किसी ने कुछ किया हो, लेकिन मैं भी पिछले 15 दिन से छुट्टी पे था। कोई कुछ भी कर सकता है सर। आरोप है कि एक बैग में 40 किलो तक मिलावट हो रही थी। प्राथमिक जांच के बाद आरोप लगाने वाले, सफाई देने वाले समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। विभागीय तौर पर उनके द्वारा जांच की गई थी, प्रारंभिक जांच, और प्रारंभिक जांच में जो बात सामने आई उसके आधार पर 6 आरोपीगण हैं। ये ज्योति प्रसाद जो साइलो के मैनेजर हैं वो, और कर्मचारीगण आयुष पांडे, महेश नामदेव, गिरीश पांडे, ज्ञानंद कुशवाहा, पुष्पन पांडे। इन 6 आरोपियों के विरुद्ध थाना रामपुर बघेलान में धारा 420 और 417 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 77/23 दर्ज किया गया है। जनवरी में सतना जिले में ही धान की बोरियों में बड़े बड़े पत्थरों की तस्वीर सामने आई थी। बताया गया कि 15,000 से ज्यादा बोरियों में रखा 6,200 क्विंटल से ज्यादा धान अमानक था, जिसमें भर भर कर मिट्टी, बालू, पत्थर रखा गया था। सरकार कह रही है वो दोषियों पर कार्रवाई कर रही है। आपने गरीब कल्याण योजना की बात की, सतना जैसी तस्वीरें आ रही है जहां गेहूं में रेत या रेत में गेहूं समझ में नहीं आ रहा है। और वो लोग पकड़ लिए जाते हैं, कहीं समझ में आता है तो तुरंत पकड़ते हैं। गरीबों के नाम पर विज्ञापनों में दिखने वाला राशन खूब साफ दिखता है, लेकिन असलियत इन बोरियों में है। वैसे दुकानदार और गरीब ग्राहक दोनों की मजबूरी है इसे साफ बताना। कुछ साफ साफ सच भी बोल देते हैं। अच्छा ही मिल रहा है सर, अच्छा ही मिल रहा है, साफ सुथरा मिल रहा है और राशन कार्ड अच्छा ही मिल रहा है। झूठ क्यों बोलेंगे? खाने का मिल रहा है तो वही खा रहे, क्या कर सकते हैं? क्या खाएंगे? नहीं मिलेगा तो यही मिल रहा है, अच्छा ही मिल रहा है। सप्लाई एकदम अच्छी आ रही, गेहूँ भी साफ है, चावल भी साफ है, कोई मिलावट नहीं है, अच्छा खाद्यान्न आ रहा है। खराब तो आ रहा गल्ला उसमें, क्या खराबी? और उसमें पूरा घुना हुआ गेहूं दिए, उसमें पूरा घुना हैगा, पूरे कीड़े रेंग रहा है उसमें गेहूं में। सतना के साइलों में पिछले 2 साल में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 7 लाख क्विंटल गेहूं का भंडारण किया गया था, जिसमें से करीब 3 लाख क्विंटल दूसरे जिलों समेत बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में भी भेजा गया। लेकिन आखिर गरीबों के निवाले की क्वालिटी देखने की फुर्सत है तो किसे? गरीबों को 2023 तक मुफ्त अनाज की योजना का खूब बखान हो रहा है, ये सुर्खियों में है। लेकिन मध्य प्रदेश समेत देश के कई बड़े राज्यों में 2 खामियां सामने आ रही हैं। एक तो गरीबों को गेहूं कम और चावल ज़्यादा दिया जा रहा है, और कई जगहों से शिकायत आ रही है कि गेहूं चावल के साथ दूसरे खाद्यान्नों में भी खूब मिलावट हो रही है। सतना से अपने सहयोगी ज्ञान शुक्ला और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया।
और देश की बात में आगे आपको ले चलेंगे राजस्थान। क्या यहाँ के सीमावर्ती इलाकों में है अब पर्यटन की उम्मीद? देश की बात में आइए आपको अब ले चलते हैं हम कर्नाटक। आईटी सेक्टर को मंदी के दौर से छुटकारा मिलेगा, इसकी संभावना कम ही दिखती है। छटनी का सिलसिला जारी है। निवेशकों का भरोसा आईटी सेक्टर में फिलहाल पहले जैसा नहीं है। हालांकि विकास दर 11% से ऊपर होने की उम्मीद जताई गई है, लेकिन क्या वाकई पिछले साल डबल डिजिट ग्रोथ होगी, एक बड़ा सवाल है। यूरोप और अमेरिका के बाजार में आई मंदी का सीधा असर देश की आईटी सेक्टर पर देखने को मिल रहा है, जहां 50 लाख के आसपास लोगों को रोजगार मिलता है। पिछले 3 दशकों से आईटी सेक्टर में निवेश करने वाले 62 साल के के.एन. कामत अब निवेश के लिए दूसरे सेक्टर्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कैश फ्लो आने वाले समय में आईटी सेक्टर के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि विदेशी कंपनियां मौजूदा हालात में समय पर हो सकता है भुगतान न कर पाएं और इससे समस्या और बढ़ जाएगी। आईटी सेक्टर जो है इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन यूरोप एंड यूएस। दिस आर द 2 बिग कस्टमर बेस फॉर देम। उनका इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ रहा है, सो इसके कारण इंडस्ट्री डेफिनेटली थोड़ा नीचे आएगा। कितना बरस आएगा, कब आएगा पता नहीं चलेगा, बट वो आएगा। जब आएगा इनका कस्टमर बेस जो है, आईटी कस्टमर बेस जो भी है, इफेक्ट तो होने वाला है। अमेरिका का फेडरल बैंक 4.5% से 4.75% ब्याज वसूल रहा है, जो 15 सालों में सबसे ज्यादा है, और ब्याज दर और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रभावित होना तय है। बेंगलुरु के जाने माने स्टॉक ब्रोकर कुमार जागीरदार भी आईटी सेक्टर के बाजार में परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। 2023 का जो स्टॉक मार्केट में कंडीशन जो है, ये नेगेटिव रिटर्न्स दिया है आपका आईटी इंडस्ट्री। So in the as far as the quarter to quarter working results may be good, but still people confidence level बहुत खराब है। तो मेरे को लगता है कि इमीडिएट का भी चांसेस नहीं है ऊपर जाने का, एंड पब्लिक का इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण इस साल 18.5 बिलियन का मार्केट साइज की उम्मीद लगाए बैठा है, 11.02% के विकास दर से, लेकिन जानकार ऐसा नहीं मानते। मौजूद हालत में यह कहना मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि जल्दी हमें आईटी सेक्टर में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। मंदी का दौर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, और अब ऐसे में कंपनियां मुनाफे को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। जाहिर है कि कॉस्ट कटिंग का जो पहला असर होता है, इसके लिए वो एम्प्लॉइज पर होता है, और इसीलिए हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर हो रहा है, जो अभी आगे भी जारी रहेगा। कुल मिलाकर आईटी सेक्टर के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं, एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए। जब तक अमेरिका और यूरोप के बाजार में गति नहीं आएगी, तब तक देश के आईटी सेक्टर के लिए भी चुनौती बनी रहेगी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान की केंद्रीय बजट में सीमावर्ती गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने की घोषणा से राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसे जिलों में खासा उत्साह है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर है। हर तीसरा विदेशी पर्यटक जो भारत आता है वो राजस्थान का दौरा जरूर करता है। एक पर्यटक के आने से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है।
होटल चालक, गाइड और दुकानदार के अलावा रिक्शा चालक, धोबी, रेस्टोरेंट में काम करने वाला वेटर, खानसामा, टैक्सी चालक इत्यादि सबकी रोजी रोटी कहीं से राजस्थान में पर्यटन से जुड़ी हुई है। रेतीले धोरे रेगिस्तान में बसे किले और ऊंट की सैर, इसका अंदाज ही कुछ अलग है। देसी और विदेशी पर्यटकों के लिए राजस्थान के ये सीमावर्ती जिले आकर्षण का एक बड़ा केंद्र हैं। लेकिन यहाँ जितनी तादाद में पर्यटक आना चाहता है, आ नहीं पाता। हम वैसे तो ट्रेन से आए हैं जयपुर तक, और फिर जयपुर से यहाँ तक हम टैक्सी से आए हैं। तो अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए, यहाँ पे अगर एयरपोर्ट होता, फ्लाइट होती, तो हम सीधा जयपुर से जैसलमेर फ्लाइट से आ सकते थे। जनवरी, फरवरी और मार्च में यहाँ डेजर्ट फेस्टिवल और खेल कूद के आयोजन रहते हैं। लेकिन पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग कहते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी और बढ़ाने की जरूरत है। जैसलमेर में जो है पर्यटकों को जो है यहाँ पे बहुत ही कम संख्या में पहुँचते हैं, क्योंकि यह एकदम पीछे छोर पे रह जाता है, आगे कोई इसके शहर नहीं है, इसलिए कुछ ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन पर्यटक इस शहर को देखना चाहते हैं। फ़्लाइट के शेड्यूल गड़बड़ है, बराबर नहीं आ रही है फ़्लाइटें, बड़े शहरों से कनेक्टिविटी नहीं है। जैसलमेर के अंदर आने वाले पर्यटकों को वर्दी के लिए यहाँ के प्रशासन को या उच्च प्रशासन को या सेंट्रल लेवल से यहाँ पे ट्रेन की कनेक्टिविटी, जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ट्रेन के अंदर कई हजारों लोग आ सकते हैं। दूसरा बस कनेक्टिविटीज़, तीसरा फ्लाइट कनेक्टिविटीज़, और ये कंटिन्यू चले। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे हवाई यात्रा का सुविधा दी जाती है लोगों को। हमारा मानना ये है कि अगर ये जुलाई के प्रथम वीक से स्टार्ट होकर पूरे मार्च और अप्रैल तक चले, और हो सकता है अगर पूरे वर्ष चले, तो जैसलमेर को मैं मानता हूँ कि पर्यटक की कमी कभी आएगी नहीं। लेकिन सिर्फ जैसलमेर ही नहीं, रेगिस्तान की ये संस्कृति बाड़मेर और बीकानेर जैसे जिलों में भी देखने को मिलती है। और अब केंद्र सरकार से उम्मीद है कि यहाँ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, ताकि मरु प्रदेश में मेहमान नवाजी को अवसर मिले और लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो। जैसलमेर से गणपत दहिया के साथ, जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और बात अब बिहार की। बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव के पाठक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अधिकारियों को भद्दी गालियां देते हुए दिख रहे हैं। मद्य निर्देश विभाग की एक बैठक के दौरान के पाठक गुस्से में आ गए। इस दौरान एक अधिकारी उनसे माफी मांगता हुआ भी दिखता है, लेकिन प्रधान सचिव कहते हैं कि ये प्रशासन ही बेकार हो गया है। इस मामले को लेकर बिहार के तमाम अधिकारी गुस्से में हैं। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एसोसिएशन BASA के इन लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्य सचिव से के पाठक पर कार्रवाई की मांग की है, और साथ ही उन्होंने कार्रवाई न होने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी दी है। अब डिप्टी कलेक्टर से तो गलती हो गई सर, हम लोग सर से बिहार एडमिनिस्ट्रेशन साल यहाँ का लोग आदमी ऐसा, चेन्नई में आदमी बाएं से चलता है, यहाँ देखियो किसी को बाएं से चलते, यहाँ ट्रैफिक में खड़ा होकर पे हॉर्न बजाएगा, देखे नहीं हो क्या तुम लोग? दिल्ली रोड पे लाल लाइट भी है, पे भी करेगा, तो आदमी आदमी है। यहाँ डिप्टी कलेक्टर ये हाल है। अब मैं अरे जरा 2-4 लोग लिख के दो कागज पे, डिप्टी कलेक्टर इनकी ऐसी तरीका कल जरा भेजो उसको मेरे को, मैं उसका 15 तारीख को हम लोग और डिस्कस करेंगे वेडनेसडे को। ये हमारे डीजीपी पार्ट का जो वीडियो आया है बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे पदाधिकारी सारे इस वीडियो को देख कर मर्माहत हैं। हमारे एसोसिएशन के लोगों को गाली दे रहे हैं, तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे पदाधिकारी जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, उनको सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार अविलंब इन पर कार्रवाई करे, इनको बर्खास्त करे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मुख्य सचिव से अनुरोध करेंगे कि अविलंब अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग बैठेंगे और हमारा संगठन निर्णय लेगा कि क्या हमको भी सड़क पर उतरना होगा। अगर उतरना होगा तो जरूर हम उतरेंगे। और आपको बता दें कि इस मामले में लोक जनशक्ति पार्टी ने भी ट्वीट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री जी, अब तो आपके अधिकारियों ने भी बिहार और बिहारियों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आईएएस जैसे पद को
सुशोभित करने वाले अधिकारी के पाठक द्वारा ऐसी अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बात अब अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन टीम की, जो पहली बार वर्ल्ड कप जीतकर देश वापस आ गई है। बता दें आपको कि इंग्लैंड के साथ फाइनल मैच में इन्होंने इंग्लैंड को 7 विकेट से मात दी थी। कल अहमदाबाद में स्वागत हुआ शानदार। खुद सचिन तेंदुलकर इस स्वागत समारोह में मौजूद थे। खिलाड़ियों की जमकर उन्होंने तारीफ भी की। तो आइए बात करते हैं तितास साधु से। तो हमारे साथ अब तितास साधु, आपको बता दें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी इनको मिला इसमें, और साथ ही पेस बॉलर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तितास जुड़ने के लिए। आप लोगों ने इतना बड़ा एक तोहफा देश को दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सचिन तेंदुलकर ने आप लोगों को फैसिलिटेट किया, और आपकी खुद की जो जर्नी क्रिकेट की बहुत अहम रही है। मैं पढ़ रही थी कहीं पे, बाय चांस आप क्रिकेटर बनी। जरा दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स फैमिली से आती हैं, कैसी रही आपकी क्रिकेटिंग जर्नी? तो पहले से ही स्पोर्ट्स से तो हम जुड़े ही थे, बट ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलरली क्रिकेट खेलते थे। तो हम लोग के फैमिली का एक पुराना वो क्लब था, एकेडमी, तो उधर हम जाते थे। तो मैचेस के वक्त हम पानी देते थे, मैचेस देखते थे। तो ऐसे ही मैंने स्टार्ट करा। बिल्कुल। और तितास, फिर ये कब सोचा कि क्रिकेट खेलना है, इसमें करियर बनाना है? हम 2 साल, आई थिंक क्रिकेट इनिशियली स्टार्ट करने के 2 साल में मैं मम्मी पापा बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि हाँ शायद इसमें एक करियर बन सकता है। ओके। आपकी फैमिली स्पोर्ट्स की है, कनेक्टेड है, एथलीट हैं आपके पिताजी। तो क्या क्या इसमें परिश्रम के बारे में बताइए, क्योंकि जो हमारी पूरी टीम है, मैंने देखा है ऐसे परिवारों से आ रही है कि बहुत मेहनत करके वो एक अपनी जगह बना पाई हैं। जरा अपना अनुभव बताइए, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? हार्ड वर्क जो था वो तो मेरा वैसा, मतलब ट्रेनिंग के वक्त वैसा हार्ड वर्क था, लाइक फाइनेंशियल या फिर कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स तो थी नहीं, बट वो जो मेहनत आपको करनी होती है वो तो हर एक, मतलब कुछ भी, कोई भी करियर हो जाए, आपको उतनी हार्ड वर्क तो आपको करनी होती है। तो आप ये बताइए कि जब आप लोग वो फाइनल मैच खेल रहे थे, क्या जहन में चल रहा था? वो ट्रॉफी लेनी है, जीतने का मंत्र क्या था? हम लोग सभी आई फील की सोच रहे थे अपने में कि खुद को जिताना है, लाइक मुझे जिताना है टीम को। तो मतलब सभी में वो था, तो इसलिए हम लोग इतने अच्छी तरह के अच्छे लाइक वे से जीत पाए। अच्छा, और जो टीम स्पिरिट थी उसके बारे में बताइए। आप सब लोगों ने एक साथ मिलके मेहनत की और ये कप जिताया है। किसने किसका क्या साथ दिया, जरा उसके बारे में अनुभव बताइए अपने, जो आपके साथ खिलाड़ी थे। जी, हम लोग 7-8 महीने से एक साथ खेल रहे हैं, तो अभी तो टीम में ही एक सेकंड फैमिली जैसा बन गया है। तो अभी बॉन्ड भी बहुत अच्छे बन गए सभी के साथ। इसी वजह से शायद इतने अच्छे से ये दिखा आप सभी को। और किस किस का योगदान आप चाहें बताएंगी कि जो इस जीत में शामिल रहा, जो आप लोगों के साथ थे, आपके कोच, आपके मेंटर्स, कौन कौन, परिवार, क्या रहा जो जीत में योगदान रहा? मतलब एक चीज हासिल करने में बहुत जन का हाथ रहता है उसमें, तो मतलब सभी का तो नाम भी नहीं ले पाएंगे हम लोग। मतलब सपोर्ट स्टाफ और प्लेयर्स तो है ही, उनके फैमिलीज है। उसके बाद एनसीए में हम लोग के लिए जो थे, जो हम लोग को बॉल थ्रोज कर रहे थे, उसके पहले हम लोग के ZCA कैंप्स थे, उधर भी कोचेस थे। तो बहुत जन ने हेल्प किया हम लोग को। अभी विमेन प्रीमियर लीग भी शुरू हो रही है, उसमें कैसा आपको दिख रहा है? आप क्या खेल रही हैं उसमें? तो अभी तक तो ऑक्शन नहीं हुआ है, होपफुली उसमें है। और मैं आपसे अंत में ये सवाल पूछना चाहूंगी, झूलन गोस्वामी को आप एक आइडल एक तरह से मानती हैं, जरा बताइए। और आपकी भी शायद कितनी बारी रिजेक्शन हुआ है, एकदम आपको आसानी से टीम में जगह नहीं मिली थी? तो इनिशियली मैं जब अंडर 19 ट्रायल्स दी थी तब मुझे नहीं मिला था,
उसके बाद मेरे बोर्ड्स थे, इसलिए मैंने सोचा था कि 1 साल क्रिकेट ना खेल के बोर्ड्स देके उसके बाद, तो उसके बाद सीनियर्स के कैंप्स लग रहे थे तो मैं कैंप्स में नहीं थी। बाद में नेट बॉलर हिसाब से बुलाया गया था, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था सीनियर्स में। आपका हेयर स्टाइल भी बहुत फेमस हो गया है, मैंने सुना है। कैसे खेला आपने मैच? ये हेयर स्टाइल था तब? हाँ था, बैंड पहन के। ओके तितास, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।